और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान लोक सेवा आयोग की कमान कार्यवाहक के रूप में जसवंत सिंह राठी को सौंपी गई। शिव सिंह राठौड़ का कार्यकाल पूरा होने पर जसवंत सिंह राठी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की एक बार फिर कमान कार्यवाहक को सौंपी गई है। वर्तमान में सदस्य जसवंत सिंह राठी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। शनिवार को कार्यवाहक अध्यक्ष शिव सिंह राठौड़ की ओर से कार्यकाल पूरा होने पर पद त्याग दिया गया था। इसके बाद पद रिक्त चल रहा था। आयोग का जो 73 वर्ष का गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस तरह का नवाचार हो रहे हैं आईटी के माध्यम से, हम लोग और इसको किस तरह से बेहतर काम कर सकें आयोग में, उस पर काम करेंगे। और अभी भविष्य में जो परीक्षा का जो हमारा कैलेंडर है, उसको निर्धारित समय पर परीक्षाएं कराएं, जल्द से जल्द जो है उस कैलेंडर को एग्जीक्यूट करें हूबहू, ये हमारा प्रयास रहेगा। जिस तरह का विद्यार्थियों की बेरोजगारी की जो समस्या है वो, और योग्यता जो अर्जित करके जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भी उनको जल्दी से जल्दी नौकरियां मिले, तो आयोग के स्तर पर मैं समझता हूँ किसी भी प्रकार का डिले नहीं होगा। और इस देश की जो सर्वोच्च संस्था है यूपीएससी, हमारा प्रयास रहेगा कि सबसे विश्वसनीय भी है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि देश में सबसे पहले यूपीएससी पैटर्न को आरपीएससी में हम किस प्रकार से अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके हम एक कमेटी हमारे माननीय सदस्य और अधिकारियों की बना के यूपीएससी को स्टडी करके और हूबहू यूपीएससी पैटर्न पर काम करने का काम करेंगे, जिससे कि जो भ्रम की स्थिति है वो कतई ना रहे और जो भी कैंडिडेट हैं उनको ये विश्वास हो कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। और आयोग की तरफ से और यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से हम ये आश्वस्त कर रहे हैं कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा आयोग के स्तर पे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया। इस पर स्वामी न्यूज के सीएमडी कंवर प्रकाश कृष्णानी और पूर्व वित्तीय सलाहकार राजस्थान सरकार गोविंद देव व्यास ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चर्चा की। क्योंकि बजट आता है तो बजट में सबसे बड़ी चीज कही जाती है कि इनकम टैक्स के अंदर क्या बेनिफिट मिला, क्या बोलते हैं इसके अंदर इनकम टैक्स के बारे में। आपका जो इनकम टैक्स में एक जो आम एक बात आती है, जो बजट आते ही जो बात आती है, बजट आते ही जो बात आती है, बजट आते सबसे पहली बात आती है कि इस बार कितना लोगों को कितने बेनिफिट मिले, कितनी क्या हुई, इसके बारे में थोड़ी दर्शकों को जानकारी। पहली बात तो बहुत क्लियर कर दूं कि इनकम टैक्स को बढ़ाने और घटाने की गुंजाइश तो तब होती है जब हम ये मान के चलें कि हमारे पास इनकम टैक्स पेयर की संख्या अच्छी खासी है जी। क्योंकि किसी भी बजट के लिए, और हम हमारे घर की बजट बात करें तो पहली चीज जो महत्वपूर्ण होती है कि भाई इस महीने कुल कितना पैसा आएगा और उसमें से कितना पैसा आना पक्का है जी। कितना पैसा आएगा टोटल, उसमें से आना पक्का कितना है, और जितना पक्का आना है उसके आधार पर हम अपनी योजनाओं को, तो आज तक नहीं मिल रही। और एक निवेदन करूं, जब हम कमा रहे होते हैं तो थोड़ा पैसा कम आया तो नहीं घबराते हैं, लेकिन जब हमारी कमाई बिल्कुल बंद हो जाती है, हम रिटायर्ड हो जाते हैं, तो हमें एक एक पैसे की आवश्यकता महसूस होती है। इस बजट में निश्चित रूप से टैक्स, इनकम टैक्स के बाबत नहीं कहा गया, लेकिन कर्मचारियों के टैक्स के बाबत, दिव्यांगजनों के बाबत जिनके लिए आवश्यकता थी, उनके बाबत, उनके पेंशनरी बेनिफिट्स के बाबत अवश्य यहाँ पर बात की गई जी। बिल्कुल निश्चित रूप से दर्शकों की मैं आपको बता दूं कि जैसा आप स्क्रीन के ऊपर सामने देख रहे हैं कि अमृत काल की जो के लक्ष्य जो दिए गए हैं, इसमें विकास व समग्र समायोगी कल्याण की ध्यान की तरफ दिया गया है। जनित विकास, ऊर्जा, संक्रांति और जलवायु परक कार्य के बारे में बातचीत कही गई है और निजी निवेश के प्रारंभ होकर बहु सार्वजनिक पूंजी निवेश तक के चलने के बारे में बातचीत कही गई है। इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि ये क्या है। जी जी। पहली बात तो डेवलपमेंट को हम एक पर्टिकुलर वे में लेके चलते थे कि सड़क बन गई डेवलपमेंट हो गया, फलाना हो गया डेवलपमेंट हो गया,
ये बिल्डिंग बन गई, अस्पताल बन गया, डेवलपमेंट हो गया। इन्होंने पहली बार ये इस बात को कहा है कि ये डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड रूप से होगा जी। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर से लाभान्वित कौन हो रहा है? इंसान। तो इंसान का डेवलपमेंट हो जी। और कैसा डेवलपमेंट हो? कल्याणकारी डेवलपमेंट हो जी। दूसरी बात जो ये कही गई है कि जैसा मैंने शुरू में अभी आपसे निवेदन करा था कि टेक्नोलॉजी का समावेश किया गया है, एक उदाहरण भी दिया था मेडिकल का मैंने आपको। इसी तरह ऊर्जा संक्रांति की बात, ये ऊर्जा संक्रांति क्या है? एक बात हमारे बहुत समझ में आ रही है। पुष्कर से श्याम वाटिका कॉलोनी क्षेत्र वासियों ने भूमाफियाओं के खिलाफ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ठीक है, तो हमने कहा मालिक थोड़ी, हमने जिसकी जमीन थी उसे हमने पुष्कर थाने के सामने स्थित श्याम वाटिका कॉलोनी के वासियों ने भूमाफियाओं द्वारा कथित रूप से परेशान करने और निर्माणाधीन मकान से निकालने की धमकियां दिए जाने का आरोप लगाते हुए पुष्कर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर भूमाफियाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ज्ञापन सौंपा। हम श्याम वाटिका में 20 साल से अधिक टाइम से हम रह रहे हैं। यहाँ पे खुद भूमाफिया वगैरह हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है और ये आपने गलत रजिस्ट्री करा ली है, गलत जगह पे आप बैठे हो। हमने कहा भी हमने रजिस्ट्री सारे प्लॉटों की, मकानों की रजिस्ट्री है, उसमें कुछ मकान बने हैं, कुछ मकान नहीं बने हैं, कुछ खाली प्लॉट है। अब हम बना रहे हैं, किसी के एक धारा सिंह आदमी ने मुझे धमकी दी है कि आप हमसे रजिस्ट्री कराओ, इसके मालिक हम हैं। ठीक है, तो हमने कहा मालिक थोड़ी, हमने जिसकी ज़मीन थी उसे हमने रजिस्ट्री कराई है। वो आतंक फैला रहे हैं, कि डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि इसके मालिक हमें रजिस्ट्री कराओ, ये पैसे है, आपके मकान तोड़ देंगे। एक प्लॉट पे भी कब्जा कर लिया था, उसके सामने हमारे प्लॉट है, हमें पैसों की कमी के कारण पैसे नहीं थे, इसलिए मकान बना नहीं पाए। अब बना रहे हैं, तो अभी कल की तारीख में, कल शाम को एक थाने से एक कांस्टेबल साहब आए और उन्होंने कहा आपके प्रति एक वाद है। क्या दारा सिंह ने वाद जाहिर किया है। मैंने कहा भाई किसने कहा? फिर क्या आपका काम बंद कर दो, आपको सीओ साहब ने बुलाया। सीओ साहब के पास मैं गया, सीओ साहब ने कहा कि भाई आपके वाद है। मैं कहा भाई किसने किया? कि दारा सिंह से वाद दिया है। तो उसने उन्होंने कहा कि आपके ज़मीन के कागज़ लाओ। हमारे 2 प्लॉट थे। आज आप आज किस लिए आए आप? हम इसलिए आए कि एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन देना है कि मामले में जांच की जाए, जो हमारा डराना धमकाना बंद किया जाए। जो भी भूमाफिया है और है उनसे क्या है कि ये उनको क्या है कि अपने दस्तावेज भी वो लेके आए, इसका निष्पक्ष जांच की जाए, इसका मालिक कौन है, क्या है, गलत है। जो दूसरे हमारा डराना धमकाना बंद करे, असली मालिक का पता लगाए। माघ कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने पुष्कर में आस्था की डुबकी लगाई, साथ ही अपने पूर्वजों के निमित्त तीर्थ पुरोहितों से पूजा अर्चना करवाई। महीने में सबसे बड़ी अमावस मानी जाती है और मौनी अमावस को सभी तीर्थों में स्नान होता है। वर्ष की सबसे बड़ी मौनी अमावस्या पर्व पर दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर में स्नान कर अपने पितरों के निमित्त तर्पण किया। इस अवसर पर पुरोहितों ने आने वाले श्रद्धालुओं को पितरों के निमित्त पूजा अर्चना कराई। तीर्थ पुरोहितों ने बताया कि इस अमावस्या पर किया गया दान पुण्य पूजा का फल कई गुना ज्यादा प्राप्त होता है। मौनी अमावस 12 महीने में सबसे बड़ी अमावस मानी जाती है और मौनी अमावस को सभी तीर्थों में स्नान होता है और विशेषकर प्रयागराज में है, पुष्कराज में है और सभी अन्य तीर्थों में भी मौनी अमावस के दिन शाही स्नान होते हैं और मौनी अमावस के दिन ही कुंभ स्नान होता है। और पितरों की मोक्ष के लिए, पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए यहाँ पितरों का श्राद्ध और पितरों का तर्पण करने के लिए पितृ अमावस का विशेष दिन होता है। इसलिए लाखों यात्री, हजारों यात्री पुष्कराज में और सभी तीर्थों में अपने अपने पूर्वजों की मोक्ष शांति के लिए तर्पण पिंडदान करने के लिए जाते हैं। उसी कड़ी में पुष्कराज में भी यहाँ आज यात्री लोग पुष्कराज में अपने पितरों का तर्पण करने के लिए, पितरों का पिंडदान करने के लिए आए और सब पितरों को विशेष दिन होता है पितृ अमावस का दिन, तो पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। आज ऐसा है, कल सोमवती अमावस्या जो थी वो 2 बजे बाद में लगी, इसलिए आज कुछ अंश सोमवती का भी माना गया है तथा आज जो है ये मौनी अमावस्या कहलाती है। अर्थात आज के दिन मंगलवार भौमवती है, भौमवार भी है, मंगलवार है, तो आज का जो स्नान है वो मौनी अमावस्या का स्नान और सोमवती अमावस्या का स्नान, दोनों का ही स्नान का फल आज के दिन मनुष्य को तीर्थों में प्राप्त होता है। और जब भी कभी कोई
सोमवती आए या भौमवती अमावस्या आए तो उस रोज किसी भी तीर्थ में स्नान करके अपने पितरों को जल, अंजलि, पिंडदान इत्यादि जो यथासंभव भजन, पूजा पाठ जो भी अपने पितरों को अर्पण करते हैं, उन पितरों के आशीर्वाद से हमारे को परिवार में सुख, समृद्धि, धन, संतान वृद्धि की प्राप्ति होती है। जब करवा रहा हूँ तो मेरे जो पितृ है वो मेरे को साक्षात्कार का दिख रहे हैं। आई जान आज के सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या के दिन तीर्थराज पुष्कर में पितरों के निमित्त, मेरे पूर्वजों के निमित्त जो भी कार्यक्रम मैं करवा रहा हूँ वो उनको प्राप्त हो रहा है और उनके वार्ड नंबर 40 में 83 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास दक्षिण विधायिका अनीता बघेल द्वारा किया गया। के सहारे ये जो जगह है, जब मैं आज से 20 साल पहले 20-22 साल पहले जब यहाँ से पार्षद थी, तब पहली बार ये नाले का निर्माण और इस रोड का निर्माण कार्य हमने कराया था। स्मार्ट सिटी योजना और क्षेत्रीय विकास के चलते वार्ड नंबर 40 में आदर्श नगर पुलिया से लेकर दाननाड़ी तक 83 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास दक्षिण विधायक अनीता बघेल द्वारा किया गया। बघेल ने कहा कि इससे विकास बढ़ेगा और व्यस्ततम मार्गों में जगह की सुविधा उपलब्ध होगी। वार्ड नंबर 40 में ये जो मुख्य मार्ग आप देख रहे हैं, मनुहार समारोह स्थल से धाननाड़ी रेलवे क्रॉसिंग तक, ये जो रेलवे ट्रैक के सहारे ये जो जगह है, जब मैं आज से 20 साल पहले 20-22 साल पहले जब यहाँ से पार्षद थी, तब पहली बार ये नाले का निर्माण और इस रोड का निर्माण कार्य हमने कराया था। पहले हनुमान नगर से बाहर आने जाने के लिए सिर्फ बिहारीगंज का और श्रृंगार चौरी का ही एकमात्र मार्ग था। ये मार्ग बनाने के बाद में लोगों की आवाजाही इस पर शुरू हुई और धीरे धीरे ये एक मुख्य मार्ग बन गया। तो आज पुनः 60 लाख रुपए की लागत से इस मार्ग का पुनर्निर्माण किया जा रहा है और इसके साथ ही हनुमान नगर की जो अंतिम छोर की जो गलियां हैं, उसके लिए भी 23 लाख रुपए हमने स्वीकृत किए हैं और उसका भी शिलान्यास आज के दिन है। तो इस तरह से 83 लाख रुपया का निर्माण कार्य इसी क्षेत्र में सिर्फ एक बूथ कह लो या एक कॉलोनी कह दो, उसके लिए ये स्वीकृत हुआ है। मैं समझती हूँ कि विकास की दृष्टि से जब भी जनता ने हमें कहा है, हमने पूरी कोशिश की है कि हम लोगों को राहत दे पाएँ। व्यक्तिगत रूप से भी जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था, माननीय वसुंधरा जी का शासन था, तो हर वर्ष एक विधानसभा में लगभग 5 करोड़ रुपए की सड़कें बनती थी। लेकिन जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आए हैं, उन्होंने 2 साल तक एक भी फूटी कौड़ी किसी भी काम के लिए नहीं दी है। ये हमारे प्रयास रहे हैं जिनमें विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजर करके हमने ये रोड स्वीकृत कराई है। तो निश्चित रूप से इस रोड के बनने से हनुमान नगर और हनुमान नगर के शिवनगर के लोगों को सीधी आवाजाही यहाँ से हो पाएगी। वो सीधे नसीराबाद रोड मुख्य मार्ग पर आ सकेंगे और न केवल उनके समय की बचत होगी, बल्कि जो गलियों में एक व्यस्ततम मार्ग रहता है आवाजाही का। श्री अमरापुरा सेवाघर वृद्धाश्रम में स्वर्गीय मूलचंद की पुण्यतिथि के अवसर पर मुरजानी परिवार की ओर से सभी आश्रम वासियों के लिए सुबह के नाश्ते का प्रबंध किया गया। कोटड़ा स्थित श्री अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम में डॉक्टर राकेश गोयल के पुत्र के जन्मदिवस के अवसर पर सभी आश्रम वासियों के लिए दोपहर का भोजन रखा गया। इस मौके पर संस्था से जुड़े पदाधिकारी और सेवादार उपस्थित रहे। अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम में डॉक्टर राकेश गोयल के पुत्र के जन्मदिवस के अवसर पर सभी आश्रम वासियों को दोपहर का भोजन कराया गया। श्री अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम में स्वर्गीय मूलचंद मुरजानी की पुण्यतिथि के अवसर पर रमेश मुरजानी, राजू भाई और दिनेश मुरजानी की ओर से सभी आश्रम वासियों के लिए नाश्ते का प्रबंध किया गया। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारी और सेवादार उपस्थित रहे। समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।